बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? एक तरीके से हमारी इंडिया की टेरिटरी, जहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम नेशनल इनकम या कोई भी चीज वर्कआउट करेंगे, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. तो कहते हैं वैसे तो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब एक तरीके से हमारी बाउंड्रीज, पर इकोनॉमिक्स के लिए, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के लिए इसमें और भी चीजों को जोड़ा गया है। क्या है? इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स ships and aircraft owned and operated by normal residents between two or more countries। तो नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि इंडिया के रेसिडेंट जो कि शिप और एयरक्राफ्ट को ओन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are part of domestic territory of Singapore। क्योंकि ये इंडिया, ओ सॉरी, सिंगापुर एयरवेज ऑपरेट कर रहा है तो वो सिंगापुर की टेरिटरी में चले जाएंगे। जो इंडियन ऑपरेट कर रही है यानी कि एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है, वो इंडिया की टेरिटरी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. Fishing vessel, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation. Fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian oceans will be considered a part of domestic territory of India। तो क्या बोल रहे हैं? जो भी इंडियन फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर्स में फिशिंग बोट्स ऑपरेट कर रहा है, वो भी इंडिया की टेरिटरी में काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। Embassies, consulates, military establishments of a country located abroad। इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडिया की एम्बेसी जो भी बाहर की कंट्रीज में होंगी, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। कॉन्सुलेट का मतलब क्या है? कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय काउंसिल, an officer commissioned by the government to reside in a foreign country to promote the interest of the country to which he belongs। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आएगा? एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी कि हमारी एम्बेसी जो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में होगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया। तो ऐसे ही उन लोगों की एम्बेसी जो इंडिया में होगी, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। तो इंडिया में जिन भी कंट्रीज की एम्बेसीज होंगी, जैसे कि इंडिया में यूएस की, यूके की, सबकी एम्बेसीज जो होंगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि उनकी खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी है जिनकी वो एम्बेसी है। आ रहा है समझ में? सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। एक तो सर नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट अभी आगे डिफाइन करेंगे। और ये एम्बेसी मतलब कि जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में, तो वो अमेरिका की होगी, इंडिया की होगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में का पार्ट बनेगी। अच्छा। यानी कि इंडिया की ठीक। एम्बेसी कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। और बाहर की एम्बेसी इंडिया में होगी, तो वो बाहर का पार्ट बनेगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो हमारी कंट्री में ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये हमारी
टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द यूएन, economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulate freely। तो यूनाइटेड नेशंस ने डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन क्या दी है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी के हिसाब से, यानी कि जहां पर बाउंड्रीज को लिमिट कर दिया जाए, तो कहते हैं इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट उसे एडमिनिस्टर कर रही है, एडमिनिस्टर करना मतलब कंट्रोल कर रही है, जहां पर लोग, गुड और कैपिटल सर्कुलेट कर सकें फ्रीली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकें। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ। अब देखो ये टेस्ट योरसेल्फ देखते हैं एक बार छोटा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? इंडियन कंपनी इन लंदन, बताओ। ये तो नहीं होगी सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये होगी। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। इसकी नहीं पता। क्योंकि भाई ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी, क्योंकि है तो हमारी ही उसमें ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में सर हमारी लेकिन geographic- ओन तो जैपनीज कर रहे हैं ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में सिर्फ दो चीजों का एक्सक्लूड करेंगे जो इनकी बाहर की ओनरशिप है। क्या क्या? एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये बताया। और दूसरी चीज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इनको एक्सक्लूड करेंगे अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है और बाहर का कंट्रोल है, बाहर की ओनरशिप है या बाहर के हैं। बाकी किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आया समझ में? यस। नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। तो क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल भी है इंस्टीट्यूशन भी है, who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो नीचे इन्होंने समझाया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज रेसिडेंट्स लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी? अर्निंग, स्पेंडिंग, accumulation from that location। तो कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो एक किसी भी कंट्री में रह रहा है, ऑर्डिनरली रिसाइड। ऑर्डिनरली रिसाइड्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल रह रहा है, लेकिन साल में ज्यादातर दिन रह रहा है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो कमा भी यहां पर रहा है, खर्च भी यहां पर कर रहा है, और एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन भी यहीं पर कर रहा है, पैसा भी यहीं पर जोड़ रहा है। ये सेविंग बोल सकते हैं ना सर इसको। हाँ बिल्कुल, सेविंग बोल सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा बेटा, क्या कर? क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट्स अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर जो इंडिया में आते हैं, किस पर्पस से? इन पर्पसेस से। पर्पस इन्होंने स्पेसिफाई किए।
foreign staff of embassies, officials, diplomats, members of the armed forces of a foreign country located in the given country. तो यहाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, डिप्लोमेट्स जो भी इंडिया में है बाहर के, वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो ऐसे ही उनका स्टाफ भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, सॉरी हमारी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनको तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी नहीं बनाया था। इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की जा रही, तो उनके इंप्लॉइज को भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident in which such institutions are located. It means if the American is working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as a normal resident of India. तो ये एक इन्होंने एक्सेप्शन दिया। क्या बोला इन्होंने इसमें? वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बाहर का बंदा नौकरी कर रहा होगा वो हमारी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा काम करता है इंडिया में रह करके, तो उसको फिर हम इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट कर लेंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, commercial traveler, seasonal workers provided their stay is less than 1 year। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट कब नहीं बनेंगे? जब इनका स्टे 1 साल से कम होगा। कौन कौन? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर्स। Border workers who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work। तो इनको नॉर्मल रेसिडेंट वहां का माना जाता है जहां पर वो रहते हैं, ना कि जहां पर वो काम करते हैं। अब देखो इसमें नॉर्मल रेसिडेंट आइडेंटिफाई करते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, बताओ। दक्ष, इसमें इंडियन ऑफिशियल्स अ, वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इसमें ये इंडियन आएगा शायद। इंडियन हो गया ये, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट पूछ रहा है वो। हाँ, नॉर्मल रेस्ट। A Japanese tourist who stays in India for 2 months। ये नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि 1 ईयर मांगता है ना, 1 ईयर मांगता है ना, कि 1 ईयर ज्यादा होना चाहिए। टूरिस्ट तो आएगा ही नहीं, टूरिस्ट तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना, ये फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, इनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, इनके लिए टाइम पीरियड नहीं है। तो ये अगर टूरिस्ट विजिटर है तो ये नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन से बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टूरिस्ट हो गया ना फिर वो तो। अरे भाई इंडिया ही नहीं, इंडिया नहीं है ये, बस बाहर गया है क्रिकेट मैच देखने। तो सर वो तो 365 डेज के तो अलग हो गया ना फिर वो तो। अरे मेरे भाई 1 डे कम कहाँ, हो गया। कौन सी कंडीशन है 365 डेज की, बताइए आप कहाँ पर आपने पढ़ा थ्री ये सिक्सटी रहा ना, नीचे 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 नॉर्मल रेजिस्टेंस के नीचे लाइन में। कहाँ पर बताओ। तो ये था ऊपर हल्का सा। हम्म, बोलो। ये फिफ्थ पॉइंट। हाँ, ये ना लेस देन 1 ईयर। यार इसमें तो क्या कह रहा है ये, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर, ये तो इन तीनों में ही फॉल नहीं कर रहा, कहाँ पर फॉल किया इन्हें, बताइए आप। भाई क्या है ये, देखो ये कहते हैं इंडियंस गोइंग, हम फोर्थ वाला कर रहे हैं ना। हाँ, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान टू वॉच फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच।
नॉर्मल डिस्टेंस में आएगा फिर। हम्म। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। ये भी नॉर्मल डिस्टेंस होगा क्योंकि वो 1 साल से कम है ना, तो फिर। आप समझ ही नहीं पा रहे अभी। ये 1 साल से कम या ज्यादा वाली कंडीशन इंडियंस पर एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन है तो नॉर्मल रेसिडेंट है। अच्छा, ओके। बाहर वाला इंडिया में आएगा और फिर वो यूएनओ या जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसके ऊपर 1 साल वाली कंडीशन लगेगी। अच्छा, मतलब इंडियन जो होगा तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस तो होगा ही होगा। बिल्कुल। रेसिडेंट। वो तो नॉर्मल रेसिडेंट है ही। ओके। ठीक है। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। ये तो होगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। ये नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन का, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। हाँ, 1 महीने वाली हमें बात से कोई मतलब नहीं है। अगर वो टूरिस्ट है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज हज पिलग्रिमेज। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट होगा। बिल्कुल। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो सिटीजनशिप क्या है? इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट based on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. It means Indian citizens can arise in two ways. When a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. जब भी इंडिया में पैदा होगा अपने आप उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। A person born outside India applies for citizenship and Indian laws allows him to become Indian citizen. तो इंडिया इंडिया में सिटीजन बनने के लिए उसने क्या बोला? 2 तरीके हैं। या तो वो इंडिया में ही पैदा हुआ तो उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गई। भैया पैदा होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का बन जाता है। या फिर वो पैदा बाहर हुआ इंडिया के, उसने इंडिया में अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए और उसको मिल गई। सर ये दो ही मेथड होते हैं, फिर और भी कोई होता है? यही 2 मेथड है सिटीजन बनने के लिए। आप बताओ कोई तीसरा आपको समझ में आ रहा हो तो। बाय मैरिज भी तो होता है शायद। वो इंडिया में नहीं होता। अच्छा अच्छा। वो बाहर होता है बाहर। इंडिया की सिटीजनशिप की इतनी वैल्यू नहीं कि लोग यहाँ पे शादी करें आके। रेसिडेंटशिप, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest lies in that country. तो क्या कह रहे हैं? रेसिडेंटशिप क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर उसे पैसे से लिंक कर देंगे। इकोनॉमिक्स से लिंक कर देंगे। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या पढ़ा था अभी हमने? कि वो सैलरी भी, जॉब भी वहीं करेगा, सेविंग भी वहीं करेगा, और स्पेंड भी वहीं करेगा मनी हाँ। अपना। हाँ, रहता भी वही है डोमेस्टिक टेरिटरी में, खर्च कमाता भी वही है, खर्च भी वही करता है और एक्यूमुलेशन या सेविंग्स भी वहीं पर करता है। Concept of domestic territory and normal resident. The concept of domestic territory and normal resident are important to estimate domestic product and national product. तो ये हमारे आगे चैप्टर्स आएंगे नेशनल इनकम के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में क्या काउंट करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी irrespective of fact whether
कैरीड आउट बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी गुड्स या सर्विसेज बने, उसकी वैल्यू या वो प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज, वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो बनाया चाहे रेसिडेंट ने हो चाहे नॉन रेसिडेंट ने। आ रहा है समझ में? द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। The concept of normal resident helps to estimate national product. National product includes production activities of normal resident, irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. The money value of national product is termed as national income. सर एक फैक्टर, बार हिंदी में बता दीजिए उसको, हिंदी में बता दोनों देता को हूँ। एक बार। देखो, हाँ। वैसे तो इस पर भी पूरा चैप्टर ही आने वाला है, ये तो सिर्फ इन्होंने एक छोटा सा स्नैपशॉट दे दिया है। पर वैसे हम बताते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप एक तरीके से कह सकते हो छोटा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो या वो नॉन रेसिडेंट हो, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स या सर्विस, गुड्स या सर्विसेज कहलाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उनकी जब वैल्यूएशन करेंगे उन गुड्स और सर्विसेज की, उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब वैल्यूएशन करेंगे, तो उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। यहां पर जो बेस है वो है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कोई भी रह रहा हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अब हम इससे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, तो वो कहलाएगा नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन पढ़ा था अभी हमने? जो इंडिया में या हमारी कंट्री में रह रहे हैं ऑर्डिनरली, और उनका इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर है, irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside India और आउटसाइड इट। तो जैसे कि मान लो यहाँ का इंडिया का कोई बंदा बाहर जाकर के ऑपरेट कर रहा है, बाहर जाकर के कोई प्रोडक्ट बना रहा है, और वो अभी भी इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बाहर जाकर के बनाएगा वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, हमारे नेशनल प्रोडक्ट में काउंट हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर कोई इंडिया की फैक्ट्री बाहर लगी हुई है हाँ और वो प्रोडक्शन कर रही है हाँ वहां पर, और हाँ, सेविंग लेकिन वो इंडिया में कर रही है आके, वो इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। तो फिर वो नॉर्मल रेस्टोरेंट में कहना आएगा, मतलब बिल्कुल, नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा फिर वो। बिल्कुल वो नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। ओके। ठीक है। बाकी इस पर अभी पूरा चैप्टर आएगा, इसमें तो बहुत डिस्कशन होगा, इसकी तो पूरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। Factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. It is received for providing factor services of land, labor, capital, and enterprise. Factor income of normal resident is included in the national income. तो फैक्टर इनकम हमने पीछे पढ़ी थी, पूरा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो फैक्टर इनकम पर ही था। हम वहां पर बात हाँ। कर रहे थे कि भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इनकम अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, और फिर वो जाकर के उसको आगे खर्च कर देते हैं। तो फैक्टर इनकम का मतलब है जो भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। जैसे कि आपको पॉकेट मनी जो मिलती है वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्योंकि उसको आपने कमाया नहीं है, कमाया तो आपके फादर ने और उन्होंने आपको दे दिया, तो दैट इज ट्रांसफर इनकम। Transfer income refers to income received without rendering any productive services in return. It is a unilateral concept. It is not included in national income as it does not reflect any production of goods and services.
इसको क्यों नहीं काउंट करेंगे नेशनल इनकम में? क्योंकि ये कुछ कुछ भी गुड्स और सर्विसेज बना करके नहीं आ रही है, प्रोडक्शन करके नहीं आ रही है। ये ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुकी है भाई। जो आपके फादर ने इनकम अर्न करी वो क्या थी? फैक्टर इनकम। तो वो नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में ऐड हो गई। अब उन्होंने आपको कोई पॉकेट मनी अगर दे दी तो वो फिर से काउंट नहीं करेंगे इनकम को कंप्यूट करने के लिए। It can be received either within the domestic territory of a country or from abroad. आप डोमेस्टिक टेरिटरी में से भी रिसीव कर सकते हो या फिर बाहर से भी रिसीव कर सकते हो, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी। Taxes received by the government are the transfer income of the government as they are received without providing any productive service in return. Subsidies paid by the government are transfer payments of the government. तो क्या कह रहे हैं? टैक्सेस जो सरकार रिसीव करती है वो ट्रांसफर इनकम है। क्यों? क्योंकि सरकार डायरेक्टली तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं दे रही ना। ऐसे ही जो सरकार आपको सब्सिडी दे रही है वो ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि उसके बदले में आप सरकार को कुछ नहीं दे रहे। अभी ये करेंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर पहले छोड़ के इसका इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर इनकम क्या है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम, it refers to income received without rendering any productive services. Nature, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट होगी। ट्रांसफर इनकम किसी में भी काउंट नहीं होगी। कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर इनकम क्या है? रिसीट कॉन्सेप्ट है। रिसीट कॉन्सेप्ट मतलब आपको मिल रही है, आप कमा नहीं रहे हो। फैक्टर इनकम का रिसिपिएंट कौन है? इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ट्रांसफर इनकम it is generally received by household and government. Example, rent, wages, interest, profit. ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सर इसका एग्जाम्पल पेरेंटल प्रॉपर्टी भी होगा? बिल्कुल, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है। करेंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम वेयर इज कैपिटल ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ वेल्थ। भाई कैपिटल जो हमारा इकट्ठा हुआ हुआ पैसा है वो क्या है? कैपिटल ट्रांसफर। और करेंट ट्रांसफर हमारी जो करेंट इनकम है, हमारी जो सेविंग्स है। करेंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर वेयर इज कैपिटल ट्रांसफर्स आर इररेगुलर। क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर आप कभी कभी करते हो, क्योंकि ये आप अपनी वेल्थ में से कर रहे हो, पीछे जो पैसा जोड़ रखा है, सेविंग कर रखी है, उसमें से कर रहे हो। Current transfers are meant for consumption purpose, whereas capital transfers are meant for capital formation. तो भाई जब आप महीने में सैलरी कमा रहे हो उसमें से जो खर्चे कर रहे हो वो क्या है? करंट ट्रांसफर। और कैपिटल ट्रांसफर आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, सेविंग्स कर रखी हैं, अब आप उससे जाकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगो तो वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल ट्रांसफर। मतलब कोई एसेट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल ट्रांसफर, और अगर कोई मतलब एसेट में नहीं करेंगे तो फिर वो करंट ट्रांसफर। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप ये देखोगे कि असेट खरीदने के लिए आप पैसा कहाँ से ला रहे हो। अगर आप अपनी सेविंग्स से ला रहे हो, पुरानी जो सेविंग्स कर रखी हैं, तो तो उस वो कैपिटल। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जहां पर मतलब हो जाए, लगे तुम्हें कि अब इससे ज्यादा नहीं करें तो फिर बता देना मुझे, वैसे 10 मिनट में क्लास ही खत्म हो जाएगी। फाइनल गुड्स,
फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स मतलब क्या है? जो भी आप बाजार से खरीद करके लाते हो और कंज्यूम कर लेते हो। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड फाइनल गुड है, आप लाते हो और कंज्यूम कर लेते हो। मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी, आप उस पर फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो फाइनल गुड है। फाइनल गुड्स इंक्लूड्स goods purchased by consumer households as they are meant for final consumption, like milk. Goods purchased by firm for capital formation or investment, like machinery. It must be noted that final goods are neither resold nor used for any further transformation in the process of production. तो क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स ना तो बेचे जाते हैं दोबारा से, ना ही फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। सर अगर कोई मिल्कमैन है हम्म। और वो मिल्क खरीद रहा है और रीसेल के पर्पज से। तो उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। अच्छा। उसके लिए वो नीचे देखो, वो उसमें इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। हाँ, intermediate goods. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. क्या होता है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जैसे आपका एग्जांपल था मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। Important points about intermediate goods. They are generally purchased by one production unit from another production unit. That is, intermediate goods remains within the production boundary. All purchases by one production unit from another production unit are not intermediate purchase. For example, purchase of a building, machinery are not intermediate purchase. अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, मशीनरी, बिल्डिंग, ये किस में आएंगे? फाइनल में, as their value is not included in the value of final goods. In fact, such purchases are termed as final product as they are purchased for investments. आ रहा है समझ में? हाँ, इतना तो आ गया। They have derived demand as their demand depends on demand for final goods. डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है? जिसकी डिमांड किसी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होती है। भाई जैसे कि आप बाजार गए और आप मिठाई खरीद रहे हो बहुत सारी, तो आपकी मिठाई खरीदने की वजह से दूध की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि शॉपकीपर क्या करेगा? उसको जो मिठाई बेचनी है वो बनाने के लिए दूध खरीदेगा, तो इसीलिए दूध की डिमांड जो होगी वो डिराइव्ड डिमांड हो जाएगी। डिराइव्ड मतलब ये होगा कि मतलब किसी चीज को खरीदने से कि जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है। हाँ, एक तरीके से भाई आप फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होगी वो उसे डिराइव्ड डिमांड बोलेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से बढ़ रही है। ओके। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale. तो क्या कह रहे हैं? जो गवर्नमेंट खरीद रही है मिलिट्री पर्पस से ड्यूरेबल गुड्स, उनको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो आगे फर्दर डिफेंस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि बेचने में हेल्प कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। भाई जब आप मिठाई खरीदने जाते हो बाजार में, तो वो दूध जितना उसमें लगाया होता है उसकी वैल्यू आपसे वसूलता है ना। भाई अगर उसको 1 किलो मिठाई बनाने में 5 लीटर दूध लगेगा, तो उस 5 लीटर दूध की वैल्यू वो आपसे वसूलेगा, यानी कि वो उसमें मिठाई की कॉस्ट में जोड़ देगा। तो यही बात कह रहे हैं ये, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। For instance, suppose a miller तो buys wheat worth rupees 700 and converts it into flour worth 1000. Now the value of flour includes the value of wheat. बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? ये मिलिट्री ट्रक वाला समझ में नहीं आया। मिलिट्री ट्रक में ये बोल रहे हैं कि जो सरकार ने मिलिट्री पर्पस के लिए कोई भी सामान खरीदा,
वो फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि वो उससे डिफेंस सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज कर रहे हैं उन चीजों को जो उन्होंने मिलिट्री पर्पज से खरीदी हैं, ना कि आगे फर्दर बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। तो फिर तो फाइनल कोड होना चाहिए ना। फाइनल कोड कंप्लीटली है वो तो। वो कंप्लीट है ना, लेकिन फाइनल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर रहे, उनको फर्दर डिफेंस सर्विसेज देने के लिए यूज कर रहे हैं। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखिए ना आप। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि उन्होंने कंज्यूम कर लिया। या फिर गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। भाई सरकार ने जो मिलिट्री के लिए सामान खरीदा, प्रिक्योरमेंट किया, वो ना तो वो कंज्यूम कर रही है खुद सरकार, ना ही वो उसको एज इन्वेस्टमेंट मान रही है। तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अच्छा, मतलब सरकार लेके मिलिट्री ऑफिसर को दे रही है, मिलिट्री इसकी वजह से ऑफिसर वो। को नहीं दे रही। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो डिफेंस सर्विसेज दे रही है ना, देश की हाँ, सिक्योरिटी ये सब करना, इसमें उसको यूज कर रही है। कंज्यूम ही तो कर रहे हैं फिर एक तरीके से फिर तो। नहीं, कंज्यूम करने, जब आप कंज्यूम कर लेते हो ना कोई चीज, तो उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता, मतलब उससे फिर कोई और प्रोडक्ट नहीं निकलता। यहाँ पर वो कंज्यूम नहीं कर रहे, यहाँ पर वो उसे आगे डिफेंस सर्विसेज देने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। हम्म। ठीक। आया समझ में? हाँ ठीक है, यहीं तक रखें इसे, मेरे हिसाब से फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। इसमें इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सर। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।